हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर बोलता है कि इसकी ईसीजी निकालो, अपन मशीन लगा देते हैं, ईसीजी निकाल देते हैं और उस ईसीजी पे सभी वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें अपने लिए एक पहेली की तरह होती है। तो आज अपन इस वीडियो में उस पहेली को बहुत आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ईसीजी को बेसिक रीड कैसे करते हैं वो डाउट नहीं रहेगा, ये समझ आ जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईसीजी को रटने से काम नहीं चलेगा। ईसीजी में क्या है, एक सिस्टम काम करता है पूर्णतः इलेक्ट्रिक मोटर की तरह। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, वो इस हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल को पूरा करवाते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऐसे नोड होता है वहाँ क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, वहां से एवी नोड में जाता है और एवी नोड क्या करता है, थोड़ी देर उसको स्लो करता है और उस दौरान जो एटीएम है वो पूर्णतः वेंट्रिकल में खाली हो जाते हैं, उसमें पूरा ब्लड चला जाता है। बाद में बंडल ऑफ हीच और पुरकिंजे फाइबर है वो पूरे वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स को सप्लाई कर देते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम की वजह से एक हार्ट साइकिल पूरा करता है कॉन्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, एक नॉर्मल ईसीजी में 3 मुख्य वेव होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, 3 स्टेज में जब कॉन्ट्रैक्शन पूरा होता है तो उसी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 3 मेन ग्राफ बनते हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। क्या बनते हैं, 3 ग्राफ बनते हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। इनको आसानी से समझने के लिए अपन को 2 मेडिकल टर्म बहुत जरूरी है सीखना। सबसे पहला है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उस टाइम, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके दौरान वापस चैम्बर अपनी नॉर्मल स्थिति में आते हैं, नॉर्मल शेप में आते हैं, उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये आपको याद जरूर रखना है। इन्हीं 2 पे ईसीजी ग्राफ बनता है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं ईसीजी ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले देखते हैं पी वेव। क्या देखते हैं, पी वेव। ये हार्ट जो इलेक्ट्रिक वेव सिस्टम है ईसीजी में सबसे छोटा वेव है। ठीक है, ये क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुए, उस दौरान जो ग्राफ बनता है वो होता है पी वेव और वो क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान बनता है। और ये क्या है, इसमें इसी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एट्रिया से ब्लड क्या है वेंट्रिकल में चला जाता है। और हमेशा ध्यान रखें, जो ऐसे नोड का इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं उसी टाइम आपकी पी वेव बनती है। कौन सी वेव बनती है, ये जो पी वेव बनी है, ठीक है, ये जो पी वेव बनी है ये आपके एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान बनी और इसमें ऐसे नोड का इलेक्ट्रिक इम्पल्स फर्स्ट टाइम जनरेट होते ही ये पी वेव बनती है। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सेकंड, आपकी सबसे लार्जेस्ट, इस ग्राफ की सबसे बड़ी जो लाइन है, कॉम्प्लेक्स है, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है। जो आपकी पी वेव बनेगी वो एट्रियम के डीपोलराइजेशन से, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से बनती है। यानी जब हार्ट के वेंट्रिकल्स पूरी ताकत से सिकुड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरे सिस्टम में ब्लड डालना है, इसलिए इनका एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्लड सप्लाई करने का काम है। तो जब पावरफुल इम्पल्स के साथ ये ब्लड को बाहर फ्लो करते हैं तो इनकी वेव है वो बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ क्या होता है, बड़ा होता है। ये है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ग्राफ, इस ग्राफ ईसीजी में सबसे बड़ी ग्राफ है। क्यों है, क्योंकि वेंट्रिकल्स हमेशा इनको पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है, तो पूरे इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ एक फोर्सफुल ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसी दौरान ये सबसे बड़ी वेव बनती है। ठीक है ना, ये है आपकी क्यूआरएस वेव। देन नेक्स्ट देखते हैं टी वेव। टी वेव क्या है, ये वेंट्रिकल्स के वापस रिलैक्स होने की अवस्था में ये वेव बनती है। जब सबसे पहले एट्रियम ने डीपोलराइजेशन किया, बाद में वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हुआ और
वापस वेंट्रिकल्स अपनी वापस नॉर्मल अवस्था में आते हैं, तब क्या होती है, आपकी टी वेव बनती है। अब आपके मन में आया होगा कि एटीएम भी तो रिपोलराइजेशन, एटीएम का भी तो रिपोलराइजेशन होता है। जी होता है, एटीएम का भी रिपोलराइजेशन होता है, बट एटीएम का रिपोलराइजेशन उस टाइम होता है जब वेंट्रिकल अपनी पीक अवस्था में फोर्स लगा के ब्लड को बाहर भेज रहे होते हैं। उस दौरान वेंट्रिकल जो एटीएम है वापस नॉर्मल स्थिति में आते हैं। उस दौरान जो एटीएम की वेव है वो बर्न आउट हो जाती है और वेंट्रिकल्स की वेव है वो ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं। और जो टी वेव है वो आपके वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन को दर्शाती है। और पी वेव के बाद छोटी वेव है। और इसके बाद क्या है, ये एक हर्ट का साइकिल पूरा हो जाता है। सबसे पहले पी वेव बनी, बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, बाद में टी वेव बनी। ये एक साइकिल पूरा हो गया और हर्ट नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार रहता है। ये है आपकी टी वेव, ठीक है ना, ये है आपकी टी वेव। बाद में क्या है, हर्ट वापस रेडी हो जाता है नेक्स्ट इसको वेव बनाने के लिए। वापस पी वेव बनेगी, एटीएम का डिपोलराइजेशन हुआ, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन हुआ, देन क्या है, टी वेव बनी, वापस वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन हुआ। ये तीनों वेव आपने देखी। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। यदि आपको मिसिंग पी वेव गायब दिखे, इसका मतलब वहां फिब्रिलेशन की स्थिति होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन। किसकी होगी? एट्रियल फिब्रिलेशन। क्योंकि जो पी वेव है कौन बनाता है? एटीएम का डिपोलराइजेशन। यदि वहां आपको पी वेव मिसिंग दिख रही है, इसका मतलब एटीएम का डिपोलराइजेशन सही नहीं हो रहा, तो वहां क्या होगा, फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। देन क्या है, एसटी एलिवेशन। एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन का मतलब क्या है, जब ये एसटी एलिवेशन, इसमें एसटी एलिवेशन है, ये वेव ऐसे होती है, तो इसमें क्या होगा, ये एलिवेट होगी, ठीक है, एक कब्र की तरह इसमें आपका वेव बन गई, ठीक है, एक कब्र की तरह वेव बन गई। तो इसको क्या बोलते हैं, टॉम्बस्टोन अपीयरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन दर्शाता है, ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन दर्शाता है, ठीक है ना। एसटी सेगमेंट एलिवेट दिखे तो ये क्या दिखाता है, एमआई दिखाता है। और यदि पी वेव मिसिंग दिखे तो ये क्या दिखाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन दिखाता है। देखिए कि ये अपन ये टी जो आपको एसटी एलिवेशन दिख रहा है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। ये देखो, ये पी वेव नॉर्मल है, सॉरी टी वेव नॉर्मल है, और ये क्या है, टी वेव एलिवेट हो गई, ठीक है, ये क्या है, टी वेव एलिवेट हो गई, और ये टी वेव नॉर्मल है। इसको बोलते हैं एस टी एल। ये क्या है, एस और टी है होगी, इसकी ये एस और इसके बीच ये टी, ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन हो गया। एस टी सेगमेंट एलिवेशन किसको दिखाता है, एमआई को दिखाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं क्यूब समरी। अपने क्या पढ़ा, तीन वेव पढ़ी, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ठीक है ना। जो पी वेव है ये क्या दिखाता है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन दिखाता है, ठीक है ना। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये क्या दिखाता है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन दिखाता है। एंड देन आती है टी वेव। टी वेव क्या दिखाती है, आपके वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन को दिखाती है। और हमेशा ध्यान रखना कि यदि एट्रियम का रिपोलराइजेशन इस वेव में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो एट्रियम का रिपोलराइजेशन होता है उस टाइम क्या है, वेंट्रिकल अपने पीक फोर्स के साथ, पीक इंपल्स के साथ होते हैं और फुल फोर्स के साथ ब्लड को सप्लाई करते हैं। उसी दौरान एट्रियम का रिपोलराइजेशन होता है और उनमें आपका एट्रियम में इतने इंपल्स होते नहीं रिपोलराइजेशन में, ताकि वो उस दौरान क्या होता है, जो आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उस वेव को दबा देता है। क्योंकि एट्रियम का रिपोलराइजेशन हो रहा है, उसी दौरान वेंट्रिकल्स होते हैं अपने पीक इंपल्स के साथ होते हैं, ठीक है। ये था आपका ईसीजी। और अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि जो ईसीजी में आपको छोटे छोटे कॉलम दिखाई दे रहे हैं, उन कॉलम और बड़े कॉलम के द्वारा अपन हार्ट रेट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और उनका टाइमिंग क्या होता है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना उसमें क्या गैप होता है, कितने कॉलम में कितना टाइम लगा इस वेव को चलते, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।